16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इतना फैलाने की कोशिश की गई, अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई, तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब जरूर लेंगे। मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूँ। हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मैच खत्म, इमरान खान टीम समेत पवेलियन लौट गए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान और वजीर आजम के इंतखाब का बॉयकॉट कर दिया है। अब मुल्क के 23वें वजीर आजम शहबाज शरीफ नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। साबिक हुकूमती इत्तेहादियों JUIF और माजी के हरीफ आसिफ अली जरदारी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने वाले नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए मुश्किलात का पहाड़ सामने खड़ा है। शायद ये मनसब उनके लिए किसी भी तौर कांटों की सेज से कम नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिलाखिर छोटे मियाँ भी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूए बहस अचकन भी शायद आज रात तक पहन ले, हाँ, मगर इतना जरूर है कि सदर आरिफ अलवी उनसे हलफ नहीं लेंगे, जिसकी वजह बज़ाहिर तबीयत की खराबी बताई जा रही है। और ऐसी सूरत में आईनी तौर पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेना होगा। ऐसे मौके पर वैसे मरहूम सदर ममनून हुसैन साहब की ज़रूर याद आई कि इमरान खान की नून लीग और मियाँ साहब से सख्त तरीन सियासी अदावत और ख़ुद उनकी ज़ात पर भी ज़ाती हमलों के बावजूद ममनून हुसैन ने बतौर सदर मुमलिकत इमरान खान से हलफ लेने की जमहूरी रिवायत को बखूबी निभाया था। सियासत के मैदान में नाजरीन अब ये वज़ादारी नापैद होती जा रही है। बहरहाल आज मियाँ साहब ने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है उससे भी खासा मज़बत नताइज की उम्मीद की जा रही है। इसे करार भी मज़बत ही दिया जा रहा है। एक बार फिर वो मुज़ाकरात के साथ मिलकर बैठने की और इस्लाहात करने की बात कर रहे हैं। सबसे बढ़कर वो खुफिया मरासला जिस पर इस वक्त पूरी पाकिस्तानी सियासत का दारो मदार है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने उसके हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला किया है। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान किया है। अवाम को बड़ी खुशखबरियाँ भी दी हैं आज अपने पहले खिताब में। कम अज़ कम उजरत 25,000 करने का ऐलान हो, या पेंशन में 10% इजाफा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली का ऐलान हो, या फिर लैपटॉप या सस्ते आटे का वादा। मियाँ साहब के ऐलान यकीनन घुटनज़दा सियासी माहौल में अवाम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल दरामद भी हो। गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके मेहमानों में सबसे पहले उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है बगैर इलेक्शन के कोई हुकूमत आई है और ये सहरा भी आप लोगों के सर पर आ गया है। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। यकीनन परवरदिगार के जो है वो सामने हम जो है वो सरबसरूद हैं और उसकी ज़ात का एहसान है कि आखिर सियासी इंतकाम, गरूर, तकब्बर और जो है वो झूठी अना के जो मीनार हैं
वो गिरे और पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी जो है वो खुशगवार हवा जो है वो पाकिस्तानियों को देखने को मिली। और मैं समझती हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है, ये कोई आसान काम नहीं होगा इन हालात में जहाँ इमरान खान साहब बहुत सारी सुरंगें बिछा के गए हैं, वो खारजा पॉलिसी के महाज पे हो, मईशत के हवास से हो, या इवन सियासत के महाज पे भी, जहाँ इतनी पोलराइजेशन है कि कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये तुरा इम्तियाज है कि जब वो अपोजिशन लीडर बने थे उन्होंने तब भी मिसाक मईशत की बात की थी, उन्होंने तब भी बैठ के आगे बढ़ने की बात की, लेकिन उस वक्त तकब्बुर से उस बात को झटक दिया गया। सो आज फिर हम समझते हैं बेशक आपने वो वाली बात छेड़ दी जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे और वजीर आजम मुंतखब हुए थे इमरान खान साहब। तो इमरान खान जब वजीर आजम मुंतखब हुए थे तो वो वजीर आजम हाउस नहीं बल्कि उन्होंने बनीगाला कोई अपनी रिहाइशगाह, अपनी जाती रिहाइशगाह कोई अपने इस्तेमाल में रखा था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ इस तरह से हुआ है, अभी वजीर आजम का इंतखाब जारी है, अभी उनका हलफ भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो शहबाज शरीफ साहब की निजी रिहाइशगाहें हैं उनको वजीर आजम हाउस कैंप ऑफिस उसको उसका दर्जा दे दिया गया है। क्या कहें हम, पुराना पाकिस्तान वाकई रीइंस्टॉल हो गया है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शायद पाकिस्तान के सारे मसाइल सिर्फ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से अटैच्ड हैं। फिर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस में तो यूनिवर्सिटी बननी थी, फिर वो बन गई यूनिवर्सिटी, और वज़ीर आज़म हाउस जो है उसका क्या जो है वो था, जिन्होंने साइकिल पे आना था वो चले गए बेचारे, 4 साल जो है वो गुजार के। हमें ये जो है हम ये शर्फ हासिल नहीं कर सकी, हमारी गुनाहगार आंखें, कि हम वज़ीर आज़म को साइकिल पर जाता हुआ देखें। हेलीकॉप्टर से वो नीचे नहीं उतरे और वज़ीर आज़म हाउस को वो पूरा इस्तेमाल करते रहे, सिर्फ सोने के लिए बनीगाला चले जाते थे। उसको अगर आप समझती हैं कि बहुत बड़ा कोई काम उसमें मूव फॉरवर्ड, यही सारे मसाइल, इन्हीं वजूहात की बिना पर तो फिर आप लोगों ने ये सारा मामला किया और फिर आज आप लोगों की अपनी हुकूमत आ गई है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम जरा मामलात पे और मसाइल पे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जरा मुझे ये भी बता दें, ये हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तकरीबन 700 के करीब दावतनामे गए, इसहाक डार साहब को भी दावतनामा भेजा गया, तो उनकी वापसी है मुतवक्के? जी जाहिर है, उनका मुल्क है किरण, उनको अपने मुल्क में वापस आना है, इसमें कौन सी दूसरी राय है। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी अपने मुल्क में वापस आना है, और वो किस वक्त आते हैं जाहिर है इसका फैसला तो वही करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सियासी इंतकाम, अभी भी कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। मैं इन बातों से वैसे आज आगे जाना चाहती थी, लेकिन आपने चूंकि सवाल पहले भी वो वज़ीर आज़म हाउस वाला किया, अब आपने ये किया, तो मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज जो जिम्मेदारी हम पे है, हमें वो वाली हुकूमत नहीं बनना है जो इमरान खान की हुकूमत थी। हमें बहुत मॉडेस्ट रहना है, हमें बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट रहना है, और हमें ये गाली गलोच और इस सियासत की तरफ नहीं जाना है। सो इसलिए मैं सिर्फ करना चाहती हूँ जी, अगर आप कह रही हैं कि हमें इस वाली सियासत की तरफ नहीं जाना, हमें नए तरीके से अब मुल्क की इस्तेहकाम के लिए और मुल्क के लिए काम करना है, तो फिर मरियम साहिबा क्यों कह रही हैं कि हम इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब जरूर लेंगे? नहीं, हिसाब तो लेना पड़ेगा ना किरण, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है ना, वो जो है शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। देखिए, अगर आटा चीनी चोरी हुई थी तो उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा क्या? अगर 8 से 10 डॉलर जो है वो LNG के ऊपर मौत की चक्की जो है उसमें रह के आए हैं खाकान अब्बासी साहब, आज तक मिफ्ता और खाकान अब्बासी जो है वो केस भुगत रहे हैं, तो 30 डॉलर पे जो LNG खरीदी जाएगी उसका सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? जो अद्वियात के ऊपर जो है तो स्कैम आया था उसका जवाब नहीं होना, ये हम छुट्टी दे दें। आप क्या समझती हैं? ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की कि हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि मुझे राना सनाउल्लाह की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसको पर जो है वो जो है फेक मनशियात का केस डालो और इसको सजाए मौत की जो है वो सजा सुनवाने की कोशिश करो। ये हम कतई नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, देखिए तोशा खानी का जवाब तो लेना पड़ेगा ना किरण, कैसे ना पूछे कि 300 जो आज वजीर आजम साहब ने जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू की, जो पहला खिताब किया, वो वाकई बड़ा मस्बत था। लेकिन उससे पहले अभी वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में, अभी उनका इंतखाब नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, फिर कुछ गिरफ्तारियों के बारे में भी सुनने में आ रहा है। तो ये वजीर आजम साहब एक तो मुंतखब नहीं हुए, तो फिर ये किस कैपेसिटी में हुआ, किसने किया, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। और साथ साथ ये कि फिर ये तो अच्छी रिवायत नहीं बनी कि अगर आप लोग मजबूत तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आने से पहले ये सब कुछ हो जाए। देखिए, हमारी तो हुकूमत अभी आज शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लेना है जी। अगर डॉक्टर अरसलान जो है वो बैठकर मुसल्लह फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ ट्रेंड चलवाएगा और हमारे वर्कर्स को, साबिर हाशमी का कसूर क्या था, ताहिर मोल का कसूर क्या था,
ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उठा के टॉर्चर किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वजीर आजम के बारे में जो है वो ट्वीट्स की थी। तो डॉक्टर अरसलान खालिद जो ये कैंपेन चला रहा है बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की, इसके ऊपर हम तो अभी हुकूमत में नहीं आए, इसलिए ये सवाल हमसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे गुजारिश की, कतई तौर पर हमारा कोई लेना देना किसी इंतकाम से नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है किरण, हमारे पास इस वक्त बहुत काम है करने के लिए। इमरान के पास तो काम नहीं था ना, इसीलिए आज भी वो उसके पास कौम को बताने के लिए कुछ नहीं है। हमें बहुत सारा काम करना है। शहबाज शरीफ उज़मा सिरा गालिबन उज़मा आप हैं साथ मेरे? जी 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 उज़मा आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है इन खराफात में पढ़ने के लिए। ये कानून के इदारे जो मौजूद हैं वो अपना अपना काम करेंगे। हमारा काम है इस वक्त मुआशरत की बहाली, हमारा काम है इस वक्त बाहमी इत्तेफाक राय पैदा करना, हमारा काम है इस वक्त नए इलेक्शन की तरफ जो है वो तैयारी करने के लिए जाना। ये हमारे काम है और इसके बीच में मतलब मैं नहीं समझती कि हमारे पास टाइम है। एक काम आप लोगों का पता है, एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा अस्पताल बनाना भी होना चाहिए जिसके लिए फिर मियां साहब को बार बार बाहर ना जाना पड़े, उनके पास यहाँ पर भी इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल मौजूद हो। तो ये भी अपनी प्लीज वो चेकलिस्ट में शामिल करें। जी हमारी चेकलिस्ट में पहले शामिल है किरण बीबी। ये बात अजीब है कि आप मियां साहब को हमेशा पिन पॉइंट कर लेते हैं बड़े आसानी से। आप एक कानून मेरा ख्याल है फिर बनवा ले कि कोई भी जो है कोई रिटायर्ड कोई हाजिर वो किसी भी कोई भी पाकिस्तानी हो उसको बाहर इलाज नहीं कराना चाहिए। ये अजीब बात है। जो बंदा जितना साबे हैसियत होता है वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर सब तोड़ कोशिश करता है। लोग घर भेज देते हैं अपने कि वो जिंदगी बचा ली। जिंदगी बहुत कीमती चीज होती है। हाकिम के ऊपर जिम्मेदारी उसमें ज्यादा होती है ना, इसलिए सवाल उठता है। पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। सवाल तो उठेगा ना इस बात पर कि क्या वो ऐसा अपने टेन्योर में एक ऐसा अस्पताल ही नहीं बनवा सके कि जहां पर वो अपना खुद इलाज करवा सकते। हाकिम के ऊपर तो ज्यादा सवाल उठते हैं ना। मैं आज इन बातों पे नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन आप चूंकि सवाल करिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए थे किरण बीबी, उनको हुकूमत ने बाहर भेजा था और आपके डॉक्टर्स ने लिख के दिया था कि नवाज शरीफ जैसा कॉम्प्लिकेटेड जो पेशेंट है उसको हम हाथ लगाना नहीं चाहते। और ये रिकॉर्ड में मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी इसको ऑन करती है। फैसल सुल्तान जी हाँ सही। अब ये बाहर इसीलिए भेजा था ना कि यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा था उनका। आगे बढ़ते हैं, चलें। खातून अव्वल नुसरत शहबाज साहिबा, इनको उस्मा अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। जी अब इत्तलात है कि वो उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस आ रही है, तो उनकी वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर कैसे किया जाएगा? मैं सुन नहीं सकी आपका सवाल। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नुसरत शहबाज साहिबा, इनको अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। अब जो इत्तलात सामने आई है कि वो उम्रे की अदायगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान आएंगी, लेकिन उनके वापस आने में जो कानूनी रुकावटें होंगी, जो हायल हो रही होंगी, उसको दूर किस तरह से किया जाएगा? नहीं ऐसे नहीं है। मेरे अव्वल तो मेरे पास अभी ये खबर नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त भी हो सकती है। देखिए अब इमरान खान साहब नहीं है हुकूमत में। किरण प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर व्हाट्सएप के ऊपर हमारी आंखों के सामने राना सनाउल्लाह के केस में व्हाट्सएप के ऊपर जब वो जमानत का फैसला करने वाले थे उनको चेंज कर दिया गया, जहां पर जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जाती थी एहतसाब अदालतों से, और कोशिश की जाती थी कि मेरे मुखालिफिन को जेल में रखा जाए। अब वो माहौल नहीं है। हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो कानून के मुताबिक ट्राई होंगे। हम हर जगह अपने आप को सरेंडर भी करेंगे और अपनी बेगुनाही पेश करने की कोशिश भी करेंगे। और अब चूंकि अदालतों के ऊपर, FIA के ऊपर, जो नैब है उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि सियासी मुखालिफिन को जो है वो हर सूरत के अंदर रखना है, तो यकीनन इंसाफ जो है वो मिलेगा और इंसाफ लेने के लिए हम हर दरवाजे पे जाएंगे। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताइए उस्मा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफी हो गई है, तो आप लोग उनके इस्तीफे कबूल करेंगे? वाकई हो गई है। बॉयकॉट करके इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया और कुछ ने तो बहुत सारे ट्वीट्स भी कर दिए हैं सामने। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रही हूँ कि इस्तीफे कैसे दिए जाते हैं ये बड़ी क्लियर है। इस्तीफे जो है वो खुद इंडिविजुअली हर मेंबर जो है वो इस्तीफा देता है और स्पीकर को देता है। अपने चीफ विप की जो है वो दराज में नहीं डाल देता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको ये आदत है, 2014 में भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ वसूल करते रहे,
गाड़ियां भी इस्तेमाल करते रहे, धरने में उसी गाड़ी में बैठ के आते थे हुकूमत के खिलाफ। चलें ठीक है, वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे सामने है, वो सारी चीजें हमारे सामने डिस्कस भी होती है। मुझे ये बताइए कि अब अगर एक साथ आ जाते हैं, इज्तिमाई तौर पर ये तमाम इस्तीफे आ जाते हैं स्पीकर साहब के पास, तो मंजूर करेंगे, कबूल करेंगे कि क्या उसी प्रोसेस के तहत एक एक को बुलाकर कबूल किया जाएगा? देखिए, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि पीटीआई को ये हमाकत नहीं करनी चाहिए और उनकी ये वो हमाकत नहीं कर पाएंगे। उसकी रीजन है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारा स्प्लिट है इस्तीफे देने के हवाले से। उनके मेंबर्स इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं और ये आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। हम फिर भी हुकूमत होते हुए और जिम्मेदार होते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो इमरान खान हमारे साथ करता रहा। हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको आके अपना रोल अदा करना चाहिए, इनको साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए और हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जिसको मैंडेट दे पाकिस्तान के तमाम, उसको जो है पाकिस्तान का कारोबार संभालना चाहिए। उस्मा, मैं चाह रही हूँ जरा आप ये वजारतों के हवाले से भी कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इत्तलात इस तरह से आ रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून अपने पास 12 वजारतें रखेगी, पीपल्स पार्टी के पास 7 वजारतें जाएंगी, JUIF को 4 वजारतें दी जाएंगी, MQM के लिए 2 और बाकी सबके लिए 1-1। तो इसको जरा इसकी तस्दीक कर देंगी कि इसी तरह से आप लोगों ने सोचा हुआ है, वजारतें इसी तरह से दी जाएंगी? जी, ऐसा नहीं है किरण, और ऐसा कोई फॉर्मूला फिलहाल मेरी नॉलेज में तो नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं यकीन मानिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अब हुकूमत में तमाम हमारे एलाइज हैं, कोई भी वजारतों के लिए हुकूमत में नहीं आया है, ना कोई यहाँ पर वजारतों के लिए भागदौड़ हो रही है, ना खींचातानी हो रही है। लेकिन जाहिर है कुछ चीजें, फॉर्मेलिटीज जो हैं, जितने महीने की ये हुकूमत है जिसमें हमें इंतखाबी इस्लाहात की तरफ मईशत को बेहतर करना है। और आज मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है। आप देखिए कि आज शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ इलेक्शन हुआ है, आज डॉलर जो है वो 8 रुपए जो है वो नीचे गया है। आज स्टॉक एक्सचेंज में 1700 पॉइंट्स की जो है वो बेहतरी आई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी। लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना उस्मा, क्योंकि ये मैनेज भी तो की जाती हैं चीजें स्टॉक में। नहीं तो वो स्टॉक मार्केट तो वो नहीं थी जिन्होंने हमारे जाने पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमें भूला नहीं है वो, आज भी वो समा नहीं भूला है। जब हमारे खिलाफ वहां पर जो है, जब हमारी नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, वहां क्या समा था, ये हमें आज भी हमारी याददाश्तों में महफूज है। ये ऐसे नहीं होता है। कारोबारी लोग जो है वो सियासी माहौल देखते हैं, कारोबारी लोग ये देखते हैं कि क्या यहाँ इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये मशहूर है, वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है और वो मेहनत से काम करने के आदी हैं, इसलिए लोग इन्वेस्ट भी करने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब अच्छे दिन पाकिस्तान के, सचमुच के अच्छे दिन शुरू हो गए। ताउला ईसा खिलवी वाले अच्छे दिन नहीं आए। जी अच्छा, ये पंजाब के हवाले से भी बताइएगा, वजारत आला के इंतखाब की क्या सूरत हाल है? डेडलॉक खत्म करने की कोशिश में कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं, जहां पीटीआई होगी वहां तो डेडलॉक में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि ये सियासी लोग है ही नहीं और ना ये बैठ सकते हैं बात करने के लिए, ना ये किसी कंसेंसस पे पहुंच सकते हैं। बिकॉज एक हठधर्मी की और एक गरूर और घमंड की जो उनकी एक प्रॉब्लम है, उससे तो आगे जा ही नहीं जा सकती बात। आज हमने हाई कोर्ट के अंदर जो है चीफ जस्टिस साहब के पास आज हमारी भी पेशी थी और डिप्टी स्पीकर साहब ने भी अपनी पिटीशन डाली हुई थी। उसमें आज मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बहाल कर दिया है जो गलत तरीके पर, गैर आईनी तौर पर वो स्पीकर जो सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके पास खुद इख्तियार नहीं है, उसने डिप्टी स्पीकर को जो है उससे इख्तियारात वापस लेने थे, वो उनको वापस कर दिए गए हैं। उनको इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उस्मा, पंजाब की गवर्नरशिप का हतमी फैसला हो गया है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के हवाले से फैसला हो गया, इजलास कब बुला रहे हैं और फिर ये कि तरीन ग्रुप को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, ये तमाम फैसले हो गए हैं? नहीं, मैं बात अगर पूरी कर पाती कि अभी तो हमारे इलेक्शन के लाले पड़े हुए हैं, अभी तो ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, इलेक्शन होने नहीं दे रहे। और यकीनन ये तमाम चीजें जो है इलेक्शन के बाद, जैसे ही अब्दुल शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होंगे, उसके बाद ये तमाम इस फेज को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और डिप्टी स्पीकर साहब को जो है ये इख्तियार दिया है आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि वो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे और वो कन्वीन करें इजलास। और देखिए कि वो कन्वीन करते हैं 16 का जो है इन्होंने नोटिफिकेशन किया था, लेकिन मैं समझती हूँ कि 1-2 दिन के अंदर फौरी तौर अब ये इलेक्शन हो जाना चाहिए, ताकि इस वक्त पंजाब में लिटरली पिछले 2 हफ्ते से कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। रमजान बाजारों का कोई हाल नहीं है, रमजान के अंदर लोग कर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए और ये इलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर अनसर्टेनिटी हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया उस्मा, प्रोग्राम में साथ मौजूद। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहमान साथ मौजूद है।
वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब नौ मुंतखब वज़ीर आज़म और पहला खिताब उन्होंने आवाम को कुछ खुशखबरियाँ भी दी हैं, तो उन खुशखबरियों का इम्पैक्ट क्या होगा और वो कितनी काबिल अमल है, इस पर बात करने के लिए माहिर माशियात हैं आबिद सलैरी साहब, उनको भी आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो सलैरी साहब मुझे बता दीजिए सर, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने पेंशन में सर 10% इजाफे का ऐलान किया है, कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये रखी है। फिर मौजूदा माशी हालात में इन पर अमल दरामद कितना मुश्किल होगा। अब इसके साथ साथ फिर सर पेंशन बड़ा सर्कुलर डेट बनते जा रहा है, तो ऐसे में इस ऐलान से मजीद बहरान पैदा होगा, आपको लगता है? देखिए, इन द शॉर्ट टर्म तो शायद को बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ सरकारी महकमों में होती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको मुताबिक अदायगी करने का पाबंद नहीं होता है। जो पेंशन में इजाफा है, पेंशन यकीनन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये एक बड़ा नासूर बनेगा, एक सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है। चूँकि 2050 तक कहा जा रहा है कि हमारे जो फेडरल बजट है उसका 56% सिर्फ पेंशन होगा। पिछले 5 सालों में जो पेंशन जो है जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो तकरीबन 92% उनमें इजाफा हुआ है, और जो सूबों की पेंशन हैं वो तकरीबन 113% तक बढ़ी हैं। तो हर 5 साल के बाद ये डबल हो रहा है जो पेंशन बिल है। चूँकि हमारे पास पेंशन जो है ना तो उसको किसी फंड में जी अब तो आबिद साहब तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक सर अप्रैल से ही होगा, अप्रैल से होगा सर, तो बजट से 3 महीने पहले क्या इतना बड़ा इजाफा टेक्निकली मुमकिन है? और फिर बजट में भी इससे मजीद इसकी वजह से बजट भी मजीद बढ़ाया जा सकता है? देखिए, चूँकि मौजूदा हुकूमत को नई हुकूमत को 2-3 अनपॉपुलर स्टेप लेना पड़ेंगे IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए। एक तो जो पिछली हुकूमत का रिलीफ पैकेज था इलेक्ट्रिसिटी पे, एनर्जी पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, उसको रोल बैक करना होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई 20 से 25 रुपए तक पर लीटर इजाफा मुमकिन है। इसी तरह से बिजली के बिल जो है कोई 2 से 3 रुपए पर यूनिट वहाँ पे इजाफा होगा। तो चूँकि ये इजाफा फौरी तौर पे हो जाएगा बजट आने से पहले, तो वहाँ पे कुछ रिलीफ देना भी ज़रूरी है, वरना आवाम में एक बेचैनी की फ़ज़ा जो है वो पाई जाएगी कि हुकूमत जो कि महंगाई मकाओ मार्च के साथ आई है, उसमें आते ही महंगाई करना शुरू कर दी। तो ये एक मजबूरी है हुकूमत की कि उसको 1 मई से उसको लागू कर दे। लेकिन सर अभी शहबाज शरीफ साहब ने आते ही ये जो कर्जा लेते हैं, हम उस पर भी बड़ी तनकीद की है पिछली हुकूमत पर कि 25,000 अरब से उसको 45,000 अरब से आगे पहुंचा दिया उस कर्ज को। तो अब जो यहाँ पर ये आवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन इतनी बेहतर, इतनी मुस्तहकम हो सकेगी माशी तौर पर, इस हुकूमत को रिलीफ मिल सकेगा? ये आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं है। देखिए, इस वक्त चूँकि इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि IMF प्रोग्राम में जाना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के लिए ये एनर्जी के रेट्स बढ़ाने होंगे। हाँ, जो एक अच्छी बात इसके साथ होगी वो ये है कि उन्होंने बेनज़ीर कार्ड के इजरा की बात की, यानी एहसास कार्ड का नाम दोबारा बेनज़ीर कार्ड हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात की। तो वो सोशल सेफ्टी नेट जो है वहाँ पे वो स्पेंडिंग कर रहे होंगे, बट अदरवाइज IMF के पास जाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमें ये इस 30 जून तक $2.5 अरब डॉलर की जो डेट पेमेंट है वो करनी है पूरे साल को। अगर आप देखते हैं हमारे कैलेंडर ईयर को, तो आपको बार बार IMF के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ज़ाहिर है कर्जे तो लेना पड़ेंगे, कर्जे लेके पिछले कर्जों की अदायगी भी होगी और कर्जे लेके पिछली हुकूमत ने पेट्रोल के प्राइसेस हाई किए, ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, ऑपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर एक वो वक्त भी आया कि पिछले वजीर आजम साहब ने पेट्रोल की कीमत को भी कम किया, बिजली की कीमत को भी कम किया। फिर उसके बाद दोबारा ऑपोजिशन की तरफ से ये कहना शुरू हो गया कि बजट खसारा इतना ज्यादा है, इस वक्त हमारे ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हैं और ऐसे वक्त में आप पेट्रोल कम नहीं कर सकते, बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि ये अब नहीं आने वाली हुकूमत आवाम को ये पेट्रोल बिजली में कोई रिलीफ दे सकेगी? मुझे लगता नहीं है कि फौरी तौर पर कोई रिलीफ दे पाए। ये तो हो सकता है कि अगर 30 रुपए इजाफे की तजवीज़ है तो 20 रुपए कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल इसमें अब इजाफा जो है वो तो होना है, पेट्रोल की कीमत पे भी, डीजल की कीमत पे भी, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे भी। रही बात अपोजिशन पार्टीज की तनकीद करनी, तो ज़ाहिर तनकीद करना उनका हक है, जो भी पार्टी अपोजिशन में हो।
अब पीटीआई जब अपोजिशन में आएगी, पीटीआई पीएमएलएन के इकदाम पे तनकीद करेगी, उन्हीं इकदाम पे जिस पे कि पीएमएलएन तनकीद कर रही थी पीटीआई पे, तो वो अपनी जगह चल रहा होता है। लेकिन इकॉनमी जो है उसको गोइंग फॉरवर्ड उसके फंडामेंटल जो है उस पर शायद कोई एक मिनिमम कंसेंसस जो है वो लेके आना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक मिनिमम कंसेंसस जो है वो ज़रूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से है या हिज़्ब इक़्तिदार से है, वो लाना बड़ा ज़रूरी है ताकि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए वो उन फंडामेंटल्स को ना छेड़े। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद सिलेरी साहब, बहुत में साथ मौजूद थे। शाहिद अमीन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की ओवरऑल तकरीर को और ख़ास तौर पर जो उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बात की है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? खान साहब ने जिन जिन लोगों को नाराज़ किया बकौल वज़ीर आज़म साहब के, उन तमाम लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर भारत से भी हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, मशरूत दोस्ती की बात कर रहे हैं कि मसला कश्मीर के हल के साथ बात की जा सकती है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, भारत के साथ इस वक्त डायलॉग मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी साहब की एक हिंदुत्व की पॉलिसी है। कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला हम सबके सामने है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो बर्ताव है वो भी गलत है। इन हालात में शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सही है, हम ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नीयत इसमें नहीं है। वो तो एक किस्म की सुपीरियॉरिटी वाला यानी हेगेमनी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो उस बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है। कश्मीर पे कभी उन्होंने कोई संजीदा बातचीत का इशारा नहीं किया है। ये नवाज शरीफ फैमिली का कोई इंडिया के बारे में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और ये एक किस्म की खुशफहमी है कि हिंदुस्तान के साथ अगर प्यार मोहब्बत से बात करो तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। वो बहुत गंभीर मसला है। फिर ये दावा कि नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर को बहुत अच्छी तरह पेश किया, ये भी बहुत ही क्वेश्चनेबल है। देयर आर सो मेनी ओकेजन जबकि कश्मीर का इशू का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया नवाज शरीफ ने अपने टेन्योर में, जबकि उनको करना चाहिए था। इसके मुकाबले में इमरान खान ने कश्मीर कॉज को यूनाइटेड नेशन का बहुत इफेक्टिवली रेस किया है, और मैं समझता हूँ उसके लिए उनको बिल्कुल काबिल तहसीन रहा है उनका रोल। बाकी जहाँ तक चाइना की बात है, सही है कि हमारी हर हुकूमत चाहती है कि चाइना के साथ ताल्लुकात करीब से करीब तर हो और सीपेक जो है वो तरक्की पाए। उसमें जो शहबाज शरीफ ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, चाइना के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। ये उनका कहना कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, मैं नहीं समझता इसकी मैंने कोई शहादत देखी है। मैं खुद सऊदी अरब में सफ़ीर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान के अच्छी इक्वेशन थी, और पिछले दिनों सऊदी अरब ने हमारी खासी इम्पोर्टेंट इकनॉमिक असिस्टेंस दी है। तो ये कहना कि ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ खराब है, मेरे ख्याल में इसकी मुझे तो कोई शहादत नजर नहीं आती। अब एक बात अलबत्ता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कमी आई है। फरमाइए। जी, मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे सर। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ नर्म बातें की हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ये हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ये ताल्लुकात की नौयत भी बदल सकती है? ये ताल्लुकात तो हमेशा एक कौमी मफाद की बुनियाद पर बनते हैं, और वो ये भी समझना चाहिए कि दूसरी आय कोई इंतजामी तब्दीली आएगी। लेकिन यकीनन पिछले दिनों जैसे लेटर, जो मशहूर लेटर का जिक्र हो रहा है, उसमें एक अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बात कही थी कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में अच्छा मतलब बेहतरी नहीं आएंगी। तो उसमें तो ये नज़र आता है इशारा कि अमेरिका के साथ जो इमरान खान के ताल्लुकात थे उनमें काफ़ी एक किस्म की टेंशन चल रही थी। लेकिन ये कि अमेरिका को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास है। उन्होंने बाद बीच में बयानात भी दिए कि हम पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, और समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की रूस से ताल्लुकात बढ़ते हैं उससे अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन हो सकता है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी आए, लेकिन ये समझना कि कोई एड दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी वगैरह, ये मेरे ख्याल में अब वक्त ऐसा गालबन नहीं होगा। जहाँ तक यूरोपियन यूनियन है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पे एतराज़ किया था कि उनके सफीरों ने एक बिल्कुल नामुनासिब बयान दे दिया था यूक्रेन के सिलसिले में, और हमने बिल्कुल बजा तौर पर एतराज़ किया था। ये सफीरों का ये काम नहीं कि हमारे कैपिटल में बैठ के हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी के सिलसिले में कोई ऐसा काबिल एतराज़ बयान दे।
सही। शाहिद अमीन साहब, साबिक वजीर आजम की ओवरऑल आप खारजा पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी नौमुंतखब वजीर आजम साहब ने तो बड़ी उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से तनकीद की है कि कई सारे बेल्ट्स को उन्होंने नाराज कर दिया। आप क्या समझते हैं? आप भी यही समझते हैं कि वजीर आजम की खारजा पॉलिसी कामयाब रही या नाकाम रही? मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी कामयाब इस लिहाज से रही है कि दुनिया में पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ा है। इमरान खान की खुद एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो गई थी और मैंने देखा है उन्होंने अच्छे ताल्लुकात, जैसे फ्रांस के सदर के साथ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, चीन के साथ तो खैर थे ही ताल्लुकात, ब्रिटेन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में ऑन द होल इमरान खान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल कामयाब थी। ये जरूर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी आई थी। मेरा अपना नजरिया यही है कि चाहे अमेरिका में अच्छाई है बुराई है, लेकिन वो सुपर पावर है, उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना जो है पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका की भी मदाखलत की जो इशारे मिलते हैं उसकी वजह से ताल्लुकात में अगर कुछ कमी आई है तो उसका अमेरिका पे भी जिम्मेदारी जाती है। तो सर, ये जो इन कैमरा सेशन इजलास की भी बात हो रही है इसी धमकी आमेज खत से मुतालिक, सर आप समझते हैं ये बेहतर इकदाम होगा हुकूमत का, नई हुकूमत का? जी, मेरे ख्याल में जो खत का मामला है उस पर तहकीकात तो होनी चाहिए ना, कि ये इन्होंने कहा कि मफरूदा है, झूठा खत है, ये है वो है। हक़ाइक़ नजर ये आते हैं कि हमारे एम्बेसडर ने खत ऐसा लिखा था। अगर कोई इस बारे में कुछ शुबात है उनको दूर किया जा सकता है। यकीनन कोई भी हमारे मुल्कुल वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि हमारे अंदरूनी मामलात में गैर मुल्क जो है मदाखलत करे। और ये यकीनन जो ये लेटर है उसमें जाहिर होता था कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की जो काबिल मजम्मत थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक लेटर की बुनियाद पे एक सुपर पावर के साथ ताल्लुकात में एक लंबा तनाव आ जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल हो, क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं और सियासी ताल्लुक। आपको मालूम है FATF में जो पाकिस्तान अटका हुआ है उसमें अमेरिका का भी रोल है। अमेरिका सुपर पावर की हैसियत से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस सिलसिले में अगर कोई कोशिश की जाती है वो यकीनन हमारे कौमी मफाद में हो। बिल्कुल ठीक है। शाहिद अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। तारीख रकम हो चुकी है, तारीख बन चुकी है। अदम एतमाद से एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है और एक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज हो चुका है। लेकिन ये नए वज़ीर आज़म, इनके लिए यकीनन तमाम मामलात को साथ लेकर चलना बहुत आसान काम नहीं होगा। मईशत का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, खसारे में हम जा रहे हैं, बजट भी आगे पेश करना है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। लेकिन नई आने वाली हुकूमत का जो मोमेंटम है और जो इनकी तरफ से पहले बताया गया था वो ये कि इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाने। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि तकरीबन 4 महीने तक इलेक्शन तो नहीं करवाए जा सकते। फवाद चौधरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शामदीद कहती हूँ फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले तो सर मुझे ये बता दीजिए, सदर मुमलिकत के बारे में खबरें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब से हलफ नहीं लेंगे। इनफैक्ट उन्होंने कोई ट्वीट भी किया है। कहा जा रहा है चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने के लिए कहा गया उनसे। फवाद साहब, क्या सिचुएशन? फवाद चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है कि जी फवाद साहब आ रही है। में थोड़ा मॉरलिटी होगी वो कैसे शहबाज शरीफ लेगा? आप देखिए वो अदालत को हुक्म देते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो जो है वो वज़ीर आज़म है। जुर्म को पहले फवाद साहब दोबारा मैं दोबारा डायल कर रही हूँ सर आपको, दोबारा आपको कॉल करती हूँ, दोबारा आपसे बात करती हूँ। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है, इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे आप। बहरहाल जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म साहब ने उस बात की तौसीक की है जो एक मुतालबा किया जा रहा था कि तहकीकात करवाई जाएँ, उस ख़त के हवाले से तहकीकात की जाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म को इस बात का अफसोस था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़त को नहीं देखा कि जिस ख़त की बुनियाद पर वो रूलिंग
दी गई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मिनोअन तस्लीम किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने खत के हवाले से, इन सेशन कैमरा बुलाने के हवाले से क्या कहा, जरा सुन लीजिए, फिर फवाद साहब से बात करते हैं दोबारा। बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। हमें इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर अगर फवाद चौधरी साहब दोबारा साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सर, शहबाज शरीफ साहब ने खत की तहकीकात करवाने का ऐलान कर दिया है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, सर पार्लिमानी कमेटी में सारी चीजें सामने लाई जाएंगी। अब जब आप लोग पार्लियामेंट ही छोड़कर जा रहे हैं तो फिर दफा कैसे करेंगे सर इस खत का? तो यही तो किरण मैं कह रहा हूँ कि जब पहले था बुलाया था उस वक्त वो क्यों नहीं आए, और यही सारे जो एहलकार हैं उन्होंने जब ब्रीफिंग दी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ब्रीफिंग दी, तो उस वक्त आप क्यों नहीं आए? और अब आप जब खुद आपने जो है वो एक जाली वज़ीर आज़म, डमी वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो आप कह रहे हैं जी हम बुला लेंगे। आप देखें, हमने चीफ जस्टिस साहब को ओरिजिनल कॉपी भेज दी है। शहबाज शरीफ अपने आप को NRO देने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, इसको तो कोई भी नहीं मानेगा, ये तो शोबाज, एक नई शोबाजी है। तो ये तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इस खत को देखें और इसके ऊपर वो तहकीकात कराएं जिसका हमने उनसे मुतालबा किया और जिसको पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट करने में नाकाम रही है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और इस खत की मुकम्मल तहकीकात करे। अब फवाद साहब, 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे लेकिन पार्लियामेंट में लौट आई थी, तो सर इस बार आप लोग मुसम्मम इरादा कर चुके हैं? उस वक्त भी सानिया हो गया था बड़ा APS का, उसके बाद जो है वो एक हालात ऐसे हो गए, अपने इतने बच्चे जिस कौम के जो है वो इस तरह से शहीद हो जाए, फिर जाहिर है उसमें क्या आप और करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो है अल्लाह खैर रखे, और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है, उम्मीद है हम 2-3 हफ्तों में इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए हमें इस तरफ ही तवज्जो रखनी है। अच्छा, अब फवाद साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि वो 4 महीने तक तो इलेक्शंस करवा नहीं सकते, दूसरा ये कि अभी आप लोगों के पास कितने इस्तीफे खान साहब को जमा करवा दिए गए हैं सर? ये मेरे ख्याल है 135 के करीब रेजिग्नेशन हैं जो वो आज जमा कराई। फवाद साहब, कुछ लोगों की ये भी खबरें आ रही हैं इस्तीफे देने की मुखालिफत भी कर रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग? नहीं, यहाँ पर कुछ लोगों की डेफिनेटली ओपिनियन थी कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन जब वज़ीर आज़म को इख्तियार पूरा दिया गया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने पूरे लॉजिक के तहत जो है ये फैसला किया कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, तो फिर तमाम लोगों ने उनकी फैसले के ऊपर लब्बैक कहा। और देखिए, रात को आपने देखा जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग बाहर निकले हैं, उसके बाद हल्के का जो भी पॉलिटिशियन है वो अपने हल्के के सेंटीमेंट के ऊपर जाता है, तो लोगों ने तो रात को अपना फैसला सुना दिया है, तो इसलिए कोई भी इसको नहीं करेगा। अब फवाद साहब, आप पिछली दफ़ा जब मेरे प्रोग्राम में साथ मौजूद थे तो आपने बताया था कि जो इत्तेहादी हैं आपके, वो भी इस चीज़ के ऊपर राजी हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, उनकी भी यही सोच है। स्पेशली काफ लीग के बारे में आपने बताया था, तो सर वो काफ लीग, GDA में से भी जो मेंबर आपको लोगों के साथ हैं, तमाम लोग इस्तीफे दे रहे हैं? नहीं, देखिए जी, GDA की ओपिनियन डिफरेंट थी, GDA इस्तीफा नहीं देना चाहता। परवेज अलाई साहब जो थे वो कल तक उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जाहिर है वो उन पार्टीज ने अपने फैसले खुद करने हैं, वो उनके फैसले हम तो नहीं कर सकते। ठीक है फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।